चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। यहाँ पे हमें ब्लॉक का मास दे रखा है √3 kg, म्यू दे रखा है 1/2 √3 और फोर्स दे रखी है। ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, फोर्स हॉरिजॉन्टल के 60 डिग्री लग रही है, तो इसे हमें दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ये हमारे पास एक ब्लॉक है। अब इस पे फोर्स कौन कौन सी एक्ट कर रही होंगी। एक तो इसका वेट mg, एक रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, एक ये f के दो कंपोनेंट, एक ये हमारे पास होगी f sin 60 डिग्री और एक ये हॉरिजॉन्टल फोर्स f cos 60 डिग्री। यहाँ पे फ्रिक्शन सरफेस है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। इट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए पीछे आएगा म्यू एन। अब हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम आ गया है, तो अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे को हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं चाहिए तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द राइट साइड एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड इक्वल होने चाहिए, तो इसे इक्वल कर देते हैं। f cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, mg प्लस f साइन 60 डिग्री। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, f/2 इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/2 √3 mg, m की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं √3g प्लस f √3/2। √3 से √3 सबका कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, f/2 इज इक्वल्स टू g/2 प्लस f/4। f की दोनों टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास f/4 इज इक्वल्स टू g/2। f की वैल्यू हमारे पास आ गई 2g, g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 20 न्यूटन। ये रहा हमारा आंसर, f इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अब इस 20 न्यूटन फोर्स का मतलब है, अगर हम इस फोर्स को 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से लगाएं तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। सो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इंसेक्ट है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। एक इंसेक्ट है इस फिगर में दिखाया गया है जो कि हेमिस्फेरिकल सरफेस पे जो है वो जो है चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर बोल रहा है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन इंसेक्ट एंड सरफेस वो क्या दे रखा है 1/3, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू दे रखी है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमें दे रखा है, कोफिशिएंट उसका दे रखा है 1/3। और बोल रहा है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर सरफेस टू द इंसेक्ट, जो कि हम देख सकते हैं ये वाली लाइन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, एंगल एक बना रहा है अल्फा, ये देखो अल्फा एंगल बना रहा है मिड पॉइंट से। सो बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी अल्फा की, मतलब ये इंसेक्ट मैक्सिमम कितनी ऊपर ऊंचाई तक चढ़ सकता है, ठीक है, विदाउट स्लिप हुए, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट क्या होगी एक्चुअली वो निकालना है, तो एक हमारे पास इसका हमने एक फिगर बनाया है इससे, ठीक है। इसका एक यहाँ पर फिगर हम देख सकते हैं, इस फॉर्म में बनाया है, यहाँ पर सारे जो है फ्री बॉडी डायग्राम है इसका। लेट्स से यहाँ पर इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट है यहाँ पर, ये mg फोर्स उस पर लगेगा क्योंकि उसका मास है कुछ, तो नीचे की तरफ mg लगेगा और इसके दो कंपोनेंट होंगे mg के, क्योंकि अल्फा लग रहा है एंगल बन रहा है, तो mg साइन थीटा डाउनवर्ड होगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा। और जो mg cos थीटा है वो नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर है, जो सेंटर को ज्वाइन कर रही लाइन, उसके जस्ट अपोजिट होगा और इक्वल होगा। और mg साइन थीटा बैलेंस कर रहा है जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली ये है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट होगी फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स की, कि वहाँ तक जहाँ तक जो है इंसेक्ट जो है चढ़ सकता है इस हेमिस्फेयर पर, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हम निकालेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं जो इंसेक्ट पर, एक mg लग रहा है और एक n लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स को हमने इस फोर्स को तो हमने दो कंपोनेंट में कर लिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इसके कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। सो हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास रिलेशन हम लिख सकते हैं, जो n है नॉर्मल फोर्स है वो इक्वल है किसके, mg cos अल्फा के,
किसके इक्वल है, mg cos अल्फा के, क्योंकि हम देख सकते हैं नीचे की ओर है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे लिए, ठीक है। इसी तरह जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है f, वो किसके इक्वल है, वो है हमारा, इक्वेट कर रहा है mg साइन अल्फा को, साइन अल्फा के इक्वल है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। लेकिन हम जानते हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है FL, वो क्या होता है, वो होता है म्यू इंटू एन के इक्वल होता है। म्यू क्या है, कोफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का, और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस इक्वेशन में अगर वैल्यू रखें एन की, तो ये हो जाएगा हमारे पास FL, हमारे पास आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो हो जाएगी, म्यू की वैल्यू क्या है 1/3, तो उसको उसी फॉर्म में रखते हैं, अभी म्यू ही लिखते हैं हम, म्यू और इंटू एन हो जाएगा हमारा mg कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। तो हम देख सकते हैं जो फर्स्ट, जो सेकेंड इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है, उनको दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है f, इस टाइम पे जो f है वो क्या है, एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है, ठीक है, दूसरे केस में, क्योंकि वो लिमिट बता रहा है कि उस लिमिट से ज़्यादा जो है नहीं हो सकता, एक्सीड नहीं कर सकता जो है इंसेक्ट, उससे ऊपर नहीं जा सकता, तो वो लिमिट बता रहा है, ठीक है, कब स्लिप होगा, तो मैक्सिमम लिमिट बता रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, अगर यहाँ पर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इन दोनों इक्वेशन को, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इनको इक्वेट करके mg जो साइन थीटा होगा हमारा, साइन थीटा होगा, ये इक्वल होगा म्यू mg कॉस थीटा, नॉट थीटा, अल्फा है तो अल्फा हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अल्फा है तो हम अल्फा यूज करेंगे इसके लिए, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, अल्फा, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो रहा है, mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास म्यू कॉस अल्फा के, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू के, या म्यू इक्वल्स टू हमारे पास दे रखा है 1/3, ठीक है। तो चूंकि हम देखें अगर, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, अगर इस तरह से इसको कॉट में चेंज करें, तो कॉट अल्फा अगर इसको करें तो ये हो जाएगा 3 के। तो हमें यही कैलकुलेट करना था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एंगल की, वो क्या होगी, वो होगी कॉट अल्फा इक्वल टू 1/3 या टेन अल्फा इक्वल्स टू 1/3, उसको कॉट अल्फा इक्वल्स टू 3 या टेन अल्फा इक्वल्स टू 1/3। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन में देखें तो टेन अल्फा इक्वल टू 3 लिखा है, तो ये गलत हो गया, कॉसेक होगा नहीं, सेक होगा नहीं, तो हमारा कॉट अल्फा इक्वल्स टू 3 जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। मतलब इंसेक्ट जो है मैक्सिमम जो दूरी जाएगा, जितना हाइट तक जाएगा, उसके वजह से जो एंगल बनेगा नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में, वो क्या होगा, वो होगा 30 सॉरी cot alpha equal to 3, ठीक है। Well, hello students. Now we're going to see this question. The question says that a block of mass 0.1, okay, 0.1 kilograms basically, is held to the wall applying a horizontal force of 5 newtons. Okay, so the horizontal force of 5 newton is being acted on the block. So the coefficient of friction is given between the block and the wall is 0.5. The magnitude of frictional force acting on the block is. So basically what we'll do, firstly we'll draw the diagram. Diagram is the most important thing to understand these kind of questions. So firstly let's draw the simply the wall. Okay, let's suppose this is the wall and basically this is the block. Okay, so this is a fixed wall. Okay, I am drawing this. This slanted lines means this wall is fixed and cannot move. Okay, so don't get confused. So this is 0.1 kilograms. Okay, so over here it's written 0.1 kilograms. So what is the basically the force? Basically here F is acting, so I am drawing this, the FBD forces on it. So there will be a force F acting on it, and there will be a normal force, there will be a friction force, and there will be a mg. Okay, so these are all the forces. So we need to basically find the frictional force. So if you see, the force acting on it is basically how much? The force acting on it is 5 newton. Firstly let's check out what is Fs max coming. Okay, so F is equal to 5. Okay, so Fs max means highest value of static friction. Okay, Fs max. Okay, this is the maximum value of static friction above which it cannot go. Okay, so 5 times 0.3, basically it's 0.3 only, 0.5. Okay, so you have to put it 0.5 because it's given in the question. So 5 times 0.5, so 5 times 0.5 will be equal to basically 2.5 Newton. Okay, 2.5 Newton. So highest value can be 2.5 Newton. But from here if you see, from here if you make the equations, okay, you will get F equal to mg and F equal to n. Okay,
So from here you will get F equal to mg. So basically the value of this is the max value. Okay, this is not the actual friction value, this is the only the maximum value, max value. Okay, this is the max value. So now what we are going to do, we are going to use this equation basically. Let's suppose it's 1. So by using 1 we are going to find out. So by using 1 we have F equals mg, hence mg will be equal to 0.1 times 10, which will be equal to 1 Newton. Okay, so frictional force acting on the block will be 1 Newton. Why? Because static friction is a variable force until a max value. Means up till a max value it can reach, but it cannot go further to it. Okay, so it is basically a variable friction, and it acts according to requirements. So it is basically frictional force is basically 1 Newton. So what we're gonna write basically, since over here it's given 0.98, that means that the gravity G's value was taken over here as 9.8 meter per second square. Okay, so we are going to change it now, that we will also say take 9.8. okay, so you have to change these things according to the question. Okay, so we are going to take 9.8, which will give us the value of 0.98 newtons. Okay, so this will be our answer. Our answer will be option number B, which is 0.98 newtons. Got it? This is our answer. Okay, you need to check the value. If the value of G doesn't match due to only G, then you need to change the value of G to this 9.8. okay, that's why I took 10. So make you understand that sometimes you need to take 10, sometimes you need to take 9.8 according to the options. okay, thank you so much. इस क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पर्सन है जो वॉक करता है, कोई भी पर्सन अगर वॉक करता है एक रफ सरफेस पर, ठीक है, तो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो एक्सर्ट कर रहा है पर्सन, ठीक है, सरफेस पर, वो क्या होगा, अपोजिट होगा उसके मोशन के. ठीक है, सो हम ये जानते हैं कि जो मोशन होता है, हम जो वॉक करते हैं, जब कोई पर्सन वॉक करता है तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, सरफेस पर, लेट्स से ये सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस पे जब ये फोर्स एक्सर्ट होता है पर्सन की वजह से, वो क्या होगा, वो फोर्स एक्चुअली क्या करता है, वो सरफेस को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा. जब बैकवर्ड डायरेक्शन में वो पुश करता है, पीछे की तरफ उसको पुश करेगा, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा. और इसी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे की वजह लग रहा है, और जो मोशन है, जो पर्सन का मोशन है, वो क्या है, वो भी क्या है, आगे की डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है और जो उसका मोशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे. ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स. एक्चुअली क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, मोशन जो होता है एक्चुअली उसको क्या करता है, उसका अपोज करता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वॉक करते हैं, वॉक के टाइम पर क्या होता है, जो सरफेस और जो पैर के बीच का मोशन अगर देखें, जो कांटेक्ट मोशन है वहाँ पर, वो क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, पर्सन पीछे की ओर पुश कर रहा है सरफेस को, इसलिए जो सरफेस में और उसके पैर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की ओर होगा. और इसलिए जो मोशन होगा और जो फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे. ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर होगा, ये क्या होगा, ये है फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, અહીંયા આકૃતિની અંદર સ્મોલ m1 m2 અને કેપિટલ m જેમના દળ 5 અને 50 કિલોગ્રામ છે. હવે કેપિટલ m અને સપાટી વચ્ચેનો ઘર્ષણાંક 0 છે અને m1 અને m તથા m2 વચ્ચે 0.3 છે. અહીંયા ગરગડી અને દોરી એ દળ રહિત છે અને આપણે સ્ટ્રિંગ જે છે P1 અને M1, P2 અને M2 વચ્ચે જે છે એ આઈડિયલી ખેંચેલી છે. P1 અને P2 વચ્ચે આપણે એક્સટર્નલ ફોર્સ F લગાડીએ છીએ. G નું મૂલ્ય 10 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર લેવાનું કહ્યું છે. એક તો આપણે FVD બનાવવાનો છે, બરાબર છે, અને એમાં બધા બળ બતાવવાના છે. પછી લેટ ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ફોર્સ ઓફ ફ્રિક્શન બિટવીન M1 અને M2, એને F1 કહીશું, M2 અને એના વચ્ચે F2. તો એ F1 બરાબર 2 F1 F2 હોય તો F1 ની કિંમત આપણે જણાવવાની છે અને એના માટે જરૂરી બધા ઇક્વેશન્સ પણ લખવાના છે. તો સૌથી પહેલું જો આપણે FVD બનાવવાની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલો જે આપણો મોટો દળ છે કેપિટલ M, એની વાત કરીએ તો કેપિટલ M માટે આવશે વજન બળ
mg ઠીક છે. પછી એક ગરગડી જે છે એ અહીંયા ક્યાંક આપણે એને બતાવી દઈએ. આ રીતે જે છે, જો આ એક ભાગ બતાવી દઈએ દળનો, ઠીક છે. તો એક ગરગડી અહીંયા છે, એ બી આઈડિયલ જ છે, બરાબર છે. તો અને બીજી એક ગરગડી જે છે એ અહીંયા આવશે. તો જે દોરી છે, બરાબર છે, તો એ દોરી જો આપણે જોવા જઈએ તો એ ગરગડીની દોરી આ રીતે આવશે. તો તણાવ બળ ટી જે અહીંયા આવશે એ જ તણાવ બળ ટી અહીંયા પણ આવશે. અને એના પરથી જે છે ગરગડીમાં આપણે થોડી અહીંયા એને બતાવી દઈએ ગરગડી, તો એના કારણે થઈને જે છે તણાવ બળ અહીંયા પણ જાય છે અને અહીંયા પણ આવી રહ્યું છે. અહીંયા લંબળ આવશે N1, ઠીક છે. તો આ જે છે એ આપણો FBD બની ગયો. હવે F1ની જે વેલ્યુ આવશે, બરાબર છે, તો F1 જે છે એ થશે μ1 ઇન્ટુ N1, તો એ થઈ જશે μ1 ઇન્ટુ M1g. તો એનું મૂલ્ય 0.3 ટાઈમ્સ 20, જીની વેલ્યુ છે 10. તો આનો જવાબ જે છે એ થઈ જશે 60 ન્યૂટન. એ જ રીતે F2 જે છે μ2 N2, ઠીક છે. અને μ2 N2 છે તો μ2 ની વેલ્યુ ફરીથી 0.3 ગુણ્યા 5, જેની વેલ્યુ 10 છે, તો એ છે 30. તો આપણી જે ઇક્વેશન હતી એ અહીંયા ફૂલફિલ થઈ જાય છે, બરાબર છે. હવે શું થાય છે તો કે બધા જ બ્લોક્સ જે છે, ઓલ ધ 3 બ્લોક્સ આર ઇન રેસ્ટ, બધા સ્થિર છે. ઓલ 3 બ્લોક્સ આર ઇન રેસ્ટ, ઠીક છે, બધા સ્થિર છે. તો એના કારણે F માઇનસ F1 એ 0. તો તણાવ બળ T બરાબર F1 અને એના પરથી જ તણાવ બળ T બરાબર F2. તો અહીંયા આપણને F1 બરાબર F2 મળી જશે, બરાબર છે. અને થર્ડ કેસની અંદર આપણે જો બધી ઇક્વેશન્સ લખવા જઈએ, ઠીક છે, તો આપણા થર્ડ કેસમાં શું થઈ જશે તો કે જો કેપિટલ M માટે શું થશે તો એ થશે F માઇનસ F1 બરાબર MA થશે. પછી એ જ રીતે M1 માટેની જે ઇક્વેશન આવશે એ થશે F1 માઇનસ T, તો એ થઈ જશે M1A. અને એ જ રીતે M2 માટે જે ઇક્વેશન થશે એ થશે T માઇનસ F2, એના બરાબર થશે M2A. હવે જો આપણી પાસે F1 અને F2નું રિલેશન આપેલું જ છે કે F1 બરાબર 2 F2 થશે. તો હવે જો આપણે બધી ઇક્વેશન્સને સોલ્વ કરવા જઈએ તો અહીંથી જો આપણે ઇક્વેશન્સને સોલ્વ કરીશું તો મને ને તમને જે પ્રવેગ મળી જશે એની વેલ્યુ 0.6 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર આવે છે, ઠીક છે. તો આ પ્રવેગ થઈ ગયો આપણો. આની કિંમત જો આપણે સમીકરણ 1માં મૂકી દઈશું તો બળ જે છે એ 60 ન્યૂટન થઈ જશે. તણાવ બળ જે છે એ 18 ન્યૂટન થઈ જશે. F1 અને F2ની કિંમત તો આપણી પાસે ઓલરેડી શોધેલી જ છે. तो अपना आंसर्स आ गया. थैंक यू. हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में देखते हैं एक ब्लॉक ए है जिसका मास m है, ये m मास है, और ये ब्लॉक बी है जिसका मास 2m है, आर प्लेस्ड ऑन अ फिक्स्ड ट्रायंगुलर ब्रिज बाय मींस ऑफ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और एक फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है. ब्रिज का इंक्लिनेशन 45 डिग्री दिया गया है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो है 1/3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है. तो हमें क्या पता करना है, उसने ये बोला है कि अगर ब्लॉक बी को आप रिलीज करते हैं रेस्ट से तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा. तो देखो सबसे पहली बात ये है कि जब आप ब्लॉक बी को रिलीज करोगे तो फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद ही फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा, उसके बाद ही मूवमेंट स्टार्ट होगा. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा या नहीं जा पाएगा. तो देखो सबसे पहले आप मान लो टेंशन जो लग रहा होगा वो तो एक इंटरनल फोर्स होगा. आप सिर्फ एक पूरा सिस्टम देख लो पहले, पूरा सिस्टम में क्या हो रहा होगा. तो पूरे सिस्टम में 2mg साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है, साइन 45 डिग्री, ओके. उसके अलावा
फ्रिक्शन जो है, क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव करना चाहेगा, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होना चाहेगा, बड़ा मास है, तो फ्रिक्शन जो होगा वो अपवर्ड लगेगा और उसकी वैल्यू होगी 2 mg cos 45 डिग्री इंटू म्यू। ठीक है, तो हमने एक ऊपर का देख लिया। अब उसके अलावा जो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg sin 45 डिग्री, और एक फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये अपवर्ड इसकी टेंडेंसी होगी एक्सेलरेशन की, वो हो जाएगा mg cos 45 डिग्री टाइम्स म्यू। ठीक है, तो हमको ये सब यहाँ दिख गए फोर्सेस। अब देख लो आप कि अगर अपोजिंग फोर्स जो है फ्रिक्शन के साथ जो लग रहा है, अगर वो इस ड्राइविंग फोर्स से ज़्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है कि मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच ही नहीं पाएगा फ्रिक्शन, यानी स्लाइडिंग ही नहीं होगी। तो देखो ड्राइविंग फोर्स हमारे पास 2 mg sin 45 डिग्री, और जो हमारे पास अपोजिंग फोर्स है वो है 2 mg cos 45 डिग्री टाइम्स प्लस का mg cos 45 डिग्री इंटू म्यू प्लस का mg sin 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास अपोजिंग फोर्स है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास ड्राइविंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है। अब आप अपोजिंग फोर्स को ऐड करके देखो कितना बन रहा होगा। म्यू की वैल्यू है 2/3, 2 mg 3 mg cos 45 डिग्री इंटू 2/3 प्लस का mg sin 45 डिग्री। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 mg cos 45 डिग्री या sin 45 डिग्री, दोनों एक ही होते हैं तो हम sin 45 डिग्री लिख लेते हैं। और देखो इसकी वैल्यू क्या 2 mg sin 45 डिग्री ज़्यादा है क्या? इसका मतलब क्या है कि अगर अपोजिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा हो सकता है ड्राइविंग फोर्स से, तो यानी कि जो फ्रिक्शन होगा वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम लिमिट से कम लग रहा है, तो फ्रिक्शन यहीं तक लग पाएगा, उसके बाद दोनों बॉडीज रेस्ट पे रहेंगे। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई, जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 होगा, तो यानी कि जो ब्लॉक ए होगा उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना ही ब्लॉक बी का। सो फ्रॉम देयर इट इज क्लियर दैट नो मूवमेंट ऑकर। ठीक है, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच।